7 फेजेस के इलेक्शंस के अपने एनालिसिस की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज चौथे फेज की बात कर रहे हैं जिसमें कुल मिला के 96 सीट्स में पोलिंग हुई है और इन सब फेजेस को मिला दें तो अब हम 380 को पार कर गए हैं। अब तक देश के ऑलमोस्ट 2/3 इलाकों में वोटिंग हो चुकी है। ये जो फोर्थ फेज है इसे आप ड्रॉ कह सकते हैं। आपको ध्यान होगा पहले 3 फेजेस में हमने कहा था कि हर फेज में इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज है, एनडीए थोड़ा पीछे जा रहा है और हमारा असेसमेंट था कि पहले 3 फेजेस में मिला के एनडीए को कोई 40 या 45 सीट का नुकसान हो चुका है और उधर इंडिया को उसका एडवांटेज हो रहा है। फर्स्ट 2 फेजेस में हमने कहा था एनडीए को कुल मिला के 20 सीट्स का नुकसान हुआ है, लेकिन थर्ड फेज में सीधा एनडीए को और 20 सीट्स का नुकसान हो गया था। अगर उसमें हम आगे चले तो दिस फोर्थ फेज इज ए बिट ऑफ ए ड्रॉ 2 कारणों से है क्योंकि इसमें एनडीए वर्सेस इंडिया की रेस में कोई आगे नहीं निकल रहा। इसके 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है that this particular phase is so much about the non-aligned, क्योंकि यहाँ वो पार्टियां हैं जो कि एनडीए और इंडिया की रेस से बाहर हैं। वो पार्टियां एक सब्सटेंशियल नंबर में हैं। सबसे बड़ा तो आंध्र प्रदेश का मामला है जहाँ YSRCP याद है, तेलंगाना में BRS है और उड़ीसा में BJD है, तेलंगाना में MIM भी है। अब पिछली लोकसभा में इन चारों पार्टियों को 42 सीट्स थे। बहुत बड़ा ब्लॉक था जो कि एक मायने में नॉन अलाइंड है, मतलब रियली बहुत नॉन अलाइंड है नहीं। इन सब ने अलग अलग तरीके से बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन टेक्निकली ना एनडीए का हिस्सा है ना इंडिया का हिस्सा है। तो इस बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नॉन अलाइंड पार्टीज का क्या होगा। एक दूसरी वजह ये है कि इस इलेक्शन में कुछ ऐसी रीजन्स हैं जहां एनडीए को बहुत मेजर लॉस नहीं हो सकता, खासतौर पे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उसके लॉसेस लिमिटेड हैं और उधर जो लिमिटेड लॉसेस हैं वो आंध्र प्रदेश के जो एनडीए के गेन्स हैं उससे पूरे हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको ड्रॉ कह रहा हूँ। स्पेसिफिकली स्टेट्स की बात करें, आंध्र प्रदेश 25 सीट पूरे स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। पिछली बार 22 सीट्स YSRCP को मिली थी। इस बार वो होने का तो सवाल ही नहीं होता। सवाल इसलिए नहीं होता कि टीडीपी की सिचुएशन उससे बेहतर है और टीडीपी के पास इस टाइम अलायंस है, अलायंस जिसमें वहाँ के जो एक्टर हैं उनकी पार्टी है प्रजा सेना पार्टी, वो उसमें शामिल है। पवन कल्याण की जो पार्टी है जो कापू समाज का सपोर्ट है, ओबीसी कम्युनिटी है, उसका सपोर्ट उसको मिलता है। और दूसरा उनके साथ इस वक्त बीजेपी भी है। हालांकि इट्स नॉट क्वाइट श्योर कि बीजेपी लायबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि बीजेपी के लीडर्स उधर तेलंगाना में आके जो बात करते हैं उसका आंध्र प्रदेश में असर होता है और टीडीपी को एक सब्सटेंशियल मुस्लिम वोट मिलता रहा था। तो क्या बीजेपी के आने से उनका वोट बढ़ेगा या घटेगा, दैट्स नॉट इंटायरली श्योर। लेकिन एक बात तो पक्का है कि टीडीपी इज ऑन ए मच बेटर फुटिंग। तो कम से कम 10 सीट आप समझिए यहाँ एनडीए ले जाएगा। अभी मैं असेंबली इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग है, हम फोकस लोकसभा इलेक्शंस पे कर रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी को 4 सीट थी पिछली बार, कांग्रेस को थी 3 और बीआरएस को 9 थी। अब एक चीज़ तो पक्की है कि बीआरएस डाउन है, बीआरएस मैक्सिमम 1-2 सीट ले जाए, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस के बाद बीआरएस बहुत नीचे आई है हारने के बाद। उसके आधे लीडर कांग्रेस पकड़ के ले गई, आधे लीडर बीजेपी पकड़ के ले गई है और बीआरएस के जो वोटर्स थे उसका एक सब्सटेंशियल मुस्लिम हिस्सा शिफ्ट कर रहा है कांग्रेस की तरफ। नॉन मुस्लिम्स में एक सिग्निफिकेंट चंक को बीजेपी लेके जा रही है। सो दिस हैज बिकम ए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बैटल, बीआरएस वे बिहाइंड। तो बीजेपी का वोट बढ़ेगा बिल्कुल। क्या बीजेपी की सीट बढ़ेगी, वो सवाल है। बीजेपी के पास 4 सीट्स हैं और जिन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी जीती थी उनमें से कम 2-3 में उस पर प्रेशर है। अगर आप विधानसभा इलेक्शन को देखें तो इन चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में असेंबली में बीजेपी पीछे थी। इन चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी पीछे थी, जिसका मतलब ये नहीं कि वो चारों सीटें हार जाएगी, लेकिन बीजेपी पे प्रेशर है। उधर बीजेपी कुछ नए इलाकों में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। तो जो ब्रॉड वहाँ का एक कंसेंसस है वो ये कि कांग्रेस कोई 9-10 सीट पे आगे चल रही है और बीजेपी 4 का 5 कर सकती है, 6 हो सकती है, 4 पे भी रुक सकती है।
तो ब्रॉडली दिस द सिचुएशन, बीजेपी को वोट्स बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीट ऐड नहीं कर पाती। वोट्स बीजेपी को आंध्र प्रदेश में भी बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी के पास 1% वोट भी नहीं था, तो नेचुरली वोट्स तो बढ़ेंगे। हो सकता है इस अलायंस के अच्छे करने की वजह से बीजेपी को एक आधी सीट भी आ जाए, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव वहाँ नहीं हो रहा है। अब आते हैं दूसरे इलाकों में। महाराष्ट्र का, नॉर्थ महाराष्ट्र और थोड़ा सा वेस्टर्न महाराष्ट्र, साथ में मराठवाड़ा का एक हिस्सा इस बार वोट कर रहा है। ये 11 सीट हैं, जिनमें से 11 में से पिछली बार 7 और जमा 2 9 सीटें बीजेपी और एलाइज को, एनडीए को थी। ये सीटें वो थी जो बीजेपी और एलाइज ने असेंबली इलेक्शन में भी रिटेन की थी। इनफैक्ट उन्होंने इम्प्रूव किया था असेंबली इलेक्शन में, इसलिए बहुत ज़्यादा सीट का नुकसान यहाँ बीजेपी को इस बार इस फेज़ के अंदर होता नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ सीटों पे प्रेशर है, नंदुरबार जैसी कई सीटें हैं जहाँ बीजेपी पे प्रेशर है। उत्तर प्रदेश में 13 सीट हैं इस बार, और 13 की 13 ऑल द 13 सीट्स वो वन बाय द बीजेपी लास्ट टाइम। नॉट ओनली दैट, अगर आप असेंबली इलेक्शंस देखें 2022 के, तो इन पूरी 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी वॉज लीडिंग इन 2022 ऑल्सो। तो बहुत स्ट्रांग एरिया है, स्ट्रांग बना रहेगा हम नहीं जानते, क्योंकि इसमें कन्नौज है जहां अखिलेश खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने से नेचुरली एक इम्पैक्ट होगा एक वाइडर जगह पे। और यहाँ 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां बीजेपी का विक्ट्री मार्जिन 5% से कम था, तो प्रेशर है। लेकिन बहुत बड़ा रिवर्सल इस फेज में हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ चेंजेस हो सकते हैं सब्सटेंशियली, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम है। मध्य प्रदेश की वेस्टर्न पेरिफेरी पे धार और उससे जुड़े हुए जो ट्राइबल इलाके हैं, 3-4 सीट के ऊपर, खंडवा भी वहाँ पे है, और 3-4 सीटों पे वहाँ चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में, जहाँ बीजेपी को थोड़ा चांस है। खरगोन सीट, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, ये आदिवासी इलाका है, भील इलाका है, यहाँ कांग्रेस के पास चांस है। और आज जो 5 सीटें हो रही हैं, इनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस आगे थी, तो 2 सीट में वहाँ चांस हो सकता है उनके पास। बिहार में जो 5 सीटें हैं, उनमें से 3 बीजेपी के पास थी, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है, 1-2 सीट ऑपोजिशन ले सकता है। बंगाल में अब इलेक्शन नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल में पहुंच गया है, और आज जिन सीटों पे चुनाव, 4th फेज में जिन सीटों में चुनाव हुआ है बंगाल में 8 सीटों पे, वहाँ बीजेपी के पास 3 सीट थी, लेकिन ये तीनों सीटें प्रेशर में। इनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जो असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी जहाँ ट्रेल कर गई थी, तो अब वो इलाके में आ गए हैं जहाँ टीएमसी की टेरिटरी है, टीएमसी को होल्ड करना है, बीजेपी को भी अपनी सीट होल्ड करनी है। लेकिन यहाँ पे टीएमसी की उम्मीद होगी कि बीजेपी से 1 या 2 सीट छीन सकती है। उड़ीसा में इलेक्शंस अभी जस्ट शुरू हुए हैं, यहाँ पे केवल 4 सीट है, लेकिन बहुत सीरियस इलेक्शन उड़ीसा का इस मायने में है कि वहाँ उम्मीद है बीजेपी की कि वो अपनी सीट बढ़ाएगी। जिन 4 सीटों में से है, वहाँ इस बार तो बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट थी। कांग्रेस की द ओनली सीट ऑफ कांग्रेस इज गोइंग टू पोल्स हैज़ गॉन टू पोल इन द 4th राउंड। तो यहाँ बीजेपी और बीजेडी का कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है। आने वाले फेजेस में हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे। झारखंड में 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पास थी, बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है, हालांकि इसमें खूंटी की सीट है जो कि बहुत मार्जिनल सीट है। ब्रॉडली अगर इन सब को आप सम अप करके देखें, तो ये राउंड वो राउंड है जिसमें इंडिया को गेन्स हैं। गेन्स इसलिए हैं क्योंकि सबसे सब्सटेंशियल गेन्स उनको तेलंगाना से आ रहे हैं, लेकिन साथ में एनडीए को गेन है क्योंकि आंध्र प्रदेश से आ रहा है। दोनों को कैसे गेन हो सकता है? क्योंकि ये जो नॉन अलाइंड हैं, जिनके पास 42 सीट्स थी, ये हो सकता है आधे पे आ जाए। और एनडीए और इंडिया का जो इंटरनल आपसी इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एक सिग्निफिकेंट बात है, 4th फेज के बाद वो एरिया खत्म हो जाता है जहां बीजेपी को सब्सटेंशियल गेन्स हो सकते थे इन टर्म्स ऑफ सीट्स। थोड़ा सा उड़ीसा का इलाका और कुछ बंगाल की सीटें बची हैं जहां बीजेपी को उम्मीद हो सकती है। बाकी सारा इलाका वो है जहां बीजेपी को अब रिटेन करने के लिए स्ट्रगल करना है। दे कैन ओनली लूज। अब तक 40-45 सीट का नुकसान हमने बताया था। आज का ड्रॉ
लेकिन आने वाले 3 फेजेस में हर फेज में चैलेंज है एनडीए को, हर फेज में सेटबैक्स हो सकते हैं, उसकी कहानी बाद में। थैंक यू।